हेलो एंड वेलकम टू विधिक लोक। आज की वीडियो में हम एक ऐसे आदमी का केस स्टडी करने वाले हैं जिसके इनवैलिड काम को भी कोर्ट को वैलिड डिक्लेयर करना पड़ा था और जिसने एक रात के कुछ ही घंटों में एक बार डांसर के ऊपर 93 लाख रुपए उड़ा दिए थे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। अब्दुल करीम तेलगी उर्फ करीम लाला, पिता 4th ग्रेड रेलवे कर्मचारी। जब ये छोटा था तभी पिता का देहांत हो गया। घर में 8 भाई बहन, उन सब में सबसे बड़ा अब्दुल करीम तेलगी। सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ गई। इसने सब्जी और फ्रूट्स बेचना चालू किया, लेकिन जब ये बड़ा हुआ तो इसे लगा इतने में तो घर नहीं चल पाएगा। तो उन दिनों सऊदी अरब जाके काम करने का क्रेज़ इंडिया में ज़ोरों में था, तो इसने भी वहाँ जाने का बंदोबस्त कर लिया और वहाँ 7 साल नौकरी की। 1990 में ये वहाँ से लौट आया। यहाँ आकर इसने नकली पासपोर्ट और वीज़ा का काम चालू किया, लेकिन ये इल्लीगल काम ज़्यादा दिन चल नहीं पाया और ये पकड़ गया। इसे जेल हुई और जेल में ही इसके जीवन का टर्निंग पॉइंट आया। यहाँ इसकी मुलाकात एक कैदी से हुई जो नकली स्टैम्प का काम जानता था। उसने इसको इसके बारे में पूरी जानकारी दी और कहा कि देश में स्टैम्प की बहुत किल्लत है, अगर वो इस काम में आता है तो अच्छा पैसा कमा सकता है। नकली पासपोर्ट में ज़्यादा दिन की सज़ा थी नहीं। सेक्शन 465 आईपीसी फॉर्जरी के बारे में पनिशमेंट बताता है और इसमें 2 ईयर तक की पनिशमेंट थी। ये जेल से बाहर आता है और स्टैम्प पेपर से रिलेटेड सारी जानकारी इकट्ठा करने लगता है कि क्या, कैसे और किस तरह पेपर बनाया जाता है। तो इसको पता चला कि नासिक में इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी प्रेस है जहां टकसाल में स्टैम्प पेपर बनाए जाते हैं, और नासिक से ये अच्छी तरह वाकिफ़ था क्योंकि सब्जियां और फ्रूट बेचने का काम ये वहीं पर करता था। इसने धीरे धीरे करके सिक्योरिटी प्रेस में जान पहचान बढ़ाई और उनके ज़रिए जो मशीन ख़राब हो जाती थी उनको ख़रीद लेता था नीलामी के थ्रू। उन्हीं मशीन से इसने जाली स्टैम्प पेपर का काम स्टार्ट किया। जबकि आईपीसी की सेक्शन 255 में काउंटरफिटिंग ऑफ गवर्नमेंट स्टैम्प की पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल फॉर फाइन 1860 तभी से दी हुई है। इसने करीब 300 से 350 MBA स्टूडेंट्स को नौकरी में रखा और इन्हें बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने और जुडिशरी से डील करने के लिए काम करवाता था और उन्हें स्टैम्प सप्लाई करता था। करीब करीब इंडिया की 70 सिटीज़ में इसने अपना नेटवर्क फैला दिया इन MBA स्टूडेंट्स के थ्रू। 10 साल तक ये अपना काम करता रहा बिना किसी रुकावट के और बहुत पैसे कमाए। पैसों के साथ इंसान के शौक़ भी बढ़ते हैं। इसका अय्याशी का बहुत शौक़ था। बात 1997, 98, 99 की है जब इसका बिजनेस पीक पर था। एक रात ये दीपा डांस बार गया। वहाँ उसे एक तरन्नुम खान नाम की डांसर बहुत पसंद आई। उसने उस एक रात के कुछ घंटों में करीब 93 लाख रुपए उस लड़की के ऊपर लुटा दिए। ये बात ऑन रिकॉर्ड है। पर बुरे काम का अंत तो होता ही है। हुआ कुछ यूँ कि सन 2000 में बेंगलोर पुलिस को एक टिप ऑफ मिलती है कि एक ट्रक में स्टैम्प है। पुलिस छापा मारती है, 2 लोग पकड़ में आते हैं। पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है तो 3-4 नाम और सामने आते हैं। उन 3-4 लोगों के थ्रू 10-15 लोगों के नाम सामने आते हैं। उन्हीं 10-15 लोगों में एक नाम अब्दुल करीम तेलगी भी था। जब 3-4 लोग पकड़े जाते हैं तो तेलगी फरार हो जाता है। पुलिस इसकी तलाश करती है। 2001 में पुलिस को जानकारी मिलती है कि राजस्थान के अजमेर शरीफ में ये ज़ियारत करने गया है। इसको पुलिस वहाँ से पकड़ लेती है। गिरफ्तारी के बाद इसे मुंबई भेज दिया जाता है क्योंकि धोखाधड़ी के बहुत से केस इसके ऊपर मुंबई में दर्ज थे। शुरू में पुलिस इस मामले को ज़्यादा सीरियसली लेती नहीं है। पूछताछ होती है। पुलिस को पता चलता है कि इससे बड़ा स्कैम तो कोई इंडिया में आज तक हुआ ही नहीं है। इसलिए जब मामला बड़ा होता जाता है तो इस मामले की जांच के लिए एक SIT का गठन किया जाता है। SIT मीन्स स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है। इस SIT का हेड बनाया जाता है श्री कुमार को, जो DG और IG
रहे हैं बेंगलोर के। ये पुलिस को घुमाता रहता है, 90 दिन हो जाते, चार्जशीट दाखिल हो जाती है और इसे जेल भेज दिया जाता है और ये जेल से भी अपना काम जारी रखता है। ये सारा खेल पैसों का था। पुलिस कोर्ट से फिर परमिशन मांगती है और पूछताछ करती है तो पता चलता है कि इसे करीब 20,000 करोड़ का घोटाला किया है। फिर इसका नार्को टेस्ट कराया जाता है। इंडिया में ये पहली बार पब्लिक हुआ था कि नार्को टेस्ट होता कैसे है। उसे एक ड्रग्स देते हैं और गाल थपथपा के पूछते हैं। तेलगी नार्को टेस्ट में कई बड़े बड़े नेताओं और पुलिस अफसरों के नाम लेता है। इस नार्को टेस्ट का वीडियो भी है। 2001-2002 के समय जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे उनका नाम भी तेलगी लेता है और दिल्ली के कुछ बड़े बड़े अफसरों का नाम भी लेता है। लेकिन एसआईटी ये सारे नाम जांचती परखती इससे पहले ही केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। कहते हैं कि तेलगी नेताओं को रिश्वत नहीं देता था बल्कि उनको उसने सैलरी में रखा था। कहता था कि उसका काम बिना रुकावट के चलता रहे और उनको हर महीने पैसे पहुंच जाएंगे और ये पैसे लाखों में नहीं करोड़ों में होते थे। और खुद एसआईटी के चीफ श्री कुमार ने बाद में कहा था कि जो जांच एसआईटी ने की थी वही जांच थी। सीबीआई के आने के बाद इस मामले में कोई जांच हुई ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि एसआईटी और सीबीआई ने पूरी जांच कर ली थी पर 2001 से आज तक यह नहीं पता चल पाया है कि यह नकली जो स्टैम्प बनाता था वो बनाता कहाँ था। 2007 में कोर्ट ने तेलगी सहित 20 लोगों को सज़ा सुनाई और इनमें सारे नाम छोटे लोगों के ही थे। जिन पॉलिटिशियन और पुलिस अफसरों के नाम आए थे उनके खिलाफ कोई जांच ही नहीं और कहा गया कि उनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। तेलगी और कुछ साथियों को 30-30 साल की सज़ा और कुछ को 6-6 साल की सज़ा सुनाई गई और तेलगी के ऊपर 202 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया। 2017 में तेलगी की एड्स और मल्टीपल डिसीजेस की वजह से मौत हो गई। तेलगी के वकील ने आरोप लगाया कि एड्स का इंजेक्शन उसे जेल में ही दिया गया है, लेकिन बाद में श्री कुमार ने बताया कि जब 2001 में उसे राजस्थान में पकड़ा गया था तब उसका मेडिकल हुआ था जिसमें उसे एड्स निकला था। बाद में एक सवाल और सामने आया कि उन सब नकली स्टैम्प जो 10 साल में यूज़ हुए हैं और अधिकतर कॉर्पोरेट जुडिशरी सारी चीज़ों में वो नकली स्टैम्प ही यूज़ हुए थे, तो कोर्ट के सामने ये बड़ा सवाल था कि उन नकली स्टैम्प्स का क्या किया जाएगा। बाद में कोर्ट ने उन सारे स्टैम्प्स को वैलिड डिक्लेयर किया, क्योंकि अगर इनवैलिड डिक्लेयर कर देते तो फिर इतने सालों में जो भी एग्रीमेंट या जो भी काम हुए हैं वो सब इनवैलिड हो जाते, तो कोर्ट को इसे वैलिड डिक्लेयर करना पड़ा। सो आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।